देखिए, आपके बुक से टोटल इंग्लिश में लगभग 60 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछेगा। क्या क्या पूछता है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपका समरी पूछेगा, एक्सप्लेन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो इतना आपके बुक से पूछा जाता है। बात समझ में आया? और एक आपका मैच इट पूछेगा, मैच इट मिलान। अगर आप इतना कर लीजिएगा तब जा कर के आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा बुक में। बात समझ में आया? ऐसे एप्लीकेशन वो बात की बात है। आपका जो इंग्लिश का बुक है वो एक ही बुक है 100 मार्क्स का, और आपका बुक या कोई भी इंग्लिश का जो बुक होता है वो 2 भाग में बटा होता है। हिंदी में आप लोग पढ़े थे कि हिंदी 2 भाग में कौन कौन सा, एक गद्य और एक पद। पद को ही हम लोग काव्य खंड बोलते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश जो होगा वो भी कितने भाग में बटा होगा? 2 भाग में। तो आपका बुक भी 2 भाग में बटा हुआ है। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रोज यानी कि गद्य, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं पोइट्री। बात समझ में आए? प्रोज में क्या क्या आता है बताइए? कहानी आएगा, निबंध आएगा, स्पीच आ सकता है यानी कि भाषण आ सकता है। पोइट्री में क्या आता है? कविता आएगा यानी कि पोयम आएगा। बात समझ में आया? तो अभी हम लोग जो लेसन स्टार्ट किए हैं वो आपका पोइट्री है, लेसन 1, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विथ आउट फियर। ठीक है? जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे उसी तरीके से आपको पढ़ना है। अपना दिमाग आप लोग को नहीं लगाना है। बात समझ में हम क्या बोले? जो हम बोलेंगे करने के लिए वो करिए, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर इंग्लिश माथा पटकते रहिएगा 12th तक, क्योंकि उसके बाद फिर दर्शन नहीं देगा आपको। आपको जो आपके बुक में दिया गया है तो प्रोज में 12 लेसन दिया हुआ है और पोइट्री में आपका 10 लेसन दिया हुआ है। यानी कि केवल 11th का अगर हम बात करें तो आपको कितना लेसन पढ़ना पड़ेगा? 22 लेसन पढ़ना पड़ेगा। अब बात समझिए, पोइट्री ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लेता है, ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रोज को ख़त्म होने में समय लगता है, क्योंकि इसमें लंबा चैप्टर होता है। जैसे आज आपका पोइट्री का लेसन 1 ख़त्म हो जाएगा, आज ही ख़त्म हो जाएगा। कल इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करवाएंगे, फिर उसके बाद समरी करवाएंगे। उसका ये लेसन हम लोग का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा, उसका इस चैप्टर में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? टेस्ट जो लेंगे उसमें हम ऑब्जेक्टिव का हिंदी नहीं बताएंगे, ये भी हम आप लोग को बता दिए। क्यों नहीं बताएंगे अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको चैप्टर में ही। तो ये वाला सब लिख लिया है ना? इसको सब लिख लिया है ना? ठीक है। चलिए, लेसन 1 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक एक वर्ड का हिंदी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? चैप्टर का हेडिंग का नाम क्या है? तो वेयर द माइंड इज विथ आउट फियर। तो देखिए, वेयर मतलब होता है कहाँ, होता है ना? लेकिन यहाँ पे आपको कहाँ नहीं चलना है, तो यहाँ पे आपको क्या चलना है? जहाँ। बात समझ में आ रहा है? माइंड मतलब क्या होता है? मन। विदाउट मतलब होता है के बिना। फियर मतलब क्या होता है? डर। बात समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से अभी पढ़िएगा ना तो अभी ही आपको सारा वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया? जहाँ मन बिना डर के है। बात समझ में आया? अब जिसको जिसको हिंदी नहीं पता होगा तो जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आपका जो इंग्लिश का बुक होगा उसमें जैसे जैसे हम लिखे हैं ना, कलम या पेंसिल से आपको भी तीर दे करके लिख लेना है कि इसका हिंदी ये होगा। एकदम सजा के नहीं रखना है किताब को कि नया नया है 8-10 साल और अगला पीढ़ी पढ़ेगा। नहीं, जितना आप घिना सकते हैं। घिनाने का मतलब वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। बात समझ में आया हम क्या बोले? तो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ। विथआउट का मतलब क्या हो जाएगा? के बिना। और फियर मतलब क्या हो जाएगा? डर। यहाँ तक मैं किसी को दिखा था तो ये पूरा का हिंदी क्या हो जाएगा? जहाँ मन डर के बिना है। जहाँ मन डर के बिना है। समझ में आया? अब इसके राइटर कौन है तो बताइए, कौन है इनके राइटर? रविंद्रनाथ टैगोर। इस समझ रहे नहीं क्या किए हैं हम?
डेट ऑफ बर्थ और ये डेट ऑफ डेथ। जन्म कब हुआ था? 1861। डाइट कब हो गए? 1941 में। ही वाज आल्सो ए, देखिए, ड्रामाटिस्ट मतलब होता है नाटककार। क्या हो जाएगा? नाटककार। ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करिए। ब्रैकेट में लिखिए नाटककार, जगह छुड़वाए थे ना, ब्रैकेट में लिखिए नाटककार। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार। नाटककार, उपन्यासकार। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब हो जाएगा लघु कथा लेखक। शॉर्ट स्टोरी राइटर में लिखिए लघु कथा लेखक, लघु कथा लेखक। फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट मतलब होता है मानवतावादी। ह्यूमनिस्ट मतलब लिखिए मानवतावादी। और अंतिम है आपका नेशनल बिल्डर, इसका हिंदी लिख दीजिए राष्ट्र निर्माता। राष्ट्र निर्माता हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो इस पूरे का हिंदी क्या हो जाएगा? ही वाज आल्सो ए ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमनिस्ट, नेशनल बिल्डर। यहाँ तक का हिंदी क्या हो जाएगा? वे एक नाटककार, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटा छोटा जो कहानी होता है ना, वो लिखते हैं। दार्शनिक, मानवतावादी, राष्ट्र निर्माता। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? फिर देखिए, फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन। और शांति निकेतन जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, उसका ये क्या थे? फाउंडर थे। आया समझ में? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब रही बात, ये आपको काम कहाँ देगा? ये जो राइटर का इंट्रो है, ये काम कहाँ देगा? तो दो जगह काम देगा आपको। फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। यूनिवर्सिटी तो पता ही है ना, विश्वविद्यालय। और शांति निकेतन उनका यूनिवर्सिटी का नाम था। पूछेगा कि शांति निकेतन किससे रिलेटेड है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से। बात समझ में आया? अब ये आपको काम कहाँ देगा? तो ये आपको दो जगह काम देगा। एक तो आपको क्वेश्चन आंसर में काम देगा, और दूसरा जो सबसे मेन काम देगा वो आपको समरी में देगा। क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है और आप इसके पहले ना तो आप समरी लिखे हैं, ना तो आप एक्सप्लेन लिखे हैं, इसलिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा आपका। 1 चैप्टर के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक का हिंदी समझने में किसी को कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा? वे एक उपन्यासकार, नाटककार, उपन्यासकार, लघु कथा लेखक, दार्शनिक, मानवतावादी, राष्ट्र निर्माता और शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्या थे? फाउंडर थे। बोलिए, समझ में आया? इसके बाद देखिए क्या, फाउंडर मतलब स्थापित किए थे। ही रिसिप्ट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर का हिंदी अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए साहित्य। यानी कि वो साहित्य में क्या पाए थे? नोबेल प्राइज पाए थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज बोला जाता है। कब पाए थे? तो 1930 में। नोबेल प्राइज लिटरेचर का, साहित्य। यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज को क्या किया? प्राप्त किया। क्लियर है यहाँ तक में? हिंदी करने के लिए सीखिए, तभी सीख पाइएगा। देखिए, ही का क्या हो जाएगा? वे, इज्जत देना है तो वे 1913 में साहित्य, फोर का हिंदी क्या होता है? के लिए, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज को क्या किए? रिसिप्ट यानी कि प्राप्त किए। आया समझ में? फिर इसके बाद देखिए इनका वर्क क्या क्या है। तो पहला इनका क्या वर्क है? गीतांजलि, द गार्डनर, उसके बाद आपका क्रिसेंट मून मतलब वर्धमान चांद, गौरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड। ये सब इनका कुछ वर्क है। एग्जाम में पूछेगा, पूछ देगा आपसे गीतांजलि कौन राइटर है इसके? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछ देगा आपसे कि बताइए द पोस्ट ऑफिस कौन राइटर है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी में जैसे पूछता था ना कि बताइए ये किसका रचना है, उसी तरह इसमें भी पूछेगा। और सबसे मेन बात कि ये शुरुआती समय में किस भाषा में लिखे थे? बंगला भाषा में लिखे थे। लेकिन इसके बाद ये इंग्लिश में उसको क्या किए? ट्रांसलेट करना भी शुरू किए। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ही रोट प्रीमियरली
इन बंगला, यानी कि उन्होंने शुरुआत में किस भाषा में लिखा, तो बंगला में लिखा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब देखिए इससे कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आपसे वर्क्स पूछ सकता है, आपसे पूछ देगा नोबेल प्राइज़ कब मिला, किस में उसको नोबेल प्राइज़ मिला, तो लिटरेचर में मिला था, उसको साहित्य में मिला था। जन्म पूछ देगा, मृत्यु पूछ देगा कि वो कौन था, ड्रामानिस्ट था, नोवेलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, फिलोसफर था, ऑल ऑफ दिस था। तो क्या मारिएगा? ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें सभी था। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? ये चैप्टर खत्म हो गया, मतलब राइटर का परिचय खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर से चैप्टर पे आते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हम आपको लिखवाएंगे वैसे वैसे आप लिखिएगा, और घर जा कर के ईमानदारी से, अगर चाहते हैं कि इंग्लिश ठीक हो जाए, रटना नहीं पड़े इंग्लिश में, तो मेरा बात मानिए, घर जाना है, आज जो पढ़ाए हैं ना उसको जैसे जैसे एक एक लाइन करके हम पढ़ाएंगे। और वर्ड मीनिंग अभी आप अपने कॉपी बुक में लिखिएगा, कॉपी में मत लिखिएगा, बुक में लिखना। जैसे हम यहाँ पे किए हैं ना, तो आपको भी बुक में ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके लिख देना है। वर्ड मीनिंग से पूरा गिना दीजिए जितना गिना सकते हैं बुक को। घर जाना है, बुक खोलना है, एक एक करके लाइन आपको पढ़ना है और उसका हिंदी करके देखना है। अगर आप हिंदी कर लिए तो विश्वास करिए समरी बन जाएगा, एक्सप्लेन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, मेरा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा उसके बाद। खाली हम हिंट्स दे देंगे कि ऐसे ऐसे करना। बात समझ में आया? चलिए यहाँ से स्टार्ट है। वेयर द माइंड इज विथ आउट फियर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा, ताकि आप लोग का थोड़ा सा जी उल्टना सीखे। इंग्लिश तो पढ़े नहीं है ना पहले, इसलिए जी थोड़ा उल्टेगा, इसलिए बेझिझक होकर के बोलिए, कोई शर्म तरम का बात नहीं। बात समझ में आया? तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, बोलिए वेयर द माइंड इज विथ आउट फियर। इसका हिंदी बताने का जरूरत है? आप लोग बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा बताइए। जहाँ मन बिना डर के है। बात समझ में आया? जहाँ मन बिना डर के है, तो वहाँ क्या होगा देखिए बताएगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा, ये सब तो छोटा छोटा पता होगा। और हेड मतलब क्या होता है? सिर। मतलब कि जहाँ पे मन जो है वो बिना डर का है, वहाँ पे जो सिर होता है वो क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। हेल्ड हाई, ऊंचा हो जाता है। बात समझ में आया? ये एक लाइन खत्म हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द हेड इज हेल्ड डैश। ऑप्शन में रहेगा हाई रहेगा, लो रहेगा, तो किस में टिक करिएगा? हाई में। अब समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा? बीच बीच से निकाल निकाल के पूछेगा। या फिर पूछ देगा कि वेयर इज द माइंड फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? चैप्टर का नाम दे दिया रहेगा, तो टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? पहला लाइन आपका खत्म हो गया। पहला लाइन का हिंदी क्या हो गया? जहाँ मन बिना डर के है वहाँ सिर क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, वेयर नॉलेज इज फ्री। नॉलेज मतलब क्या होता है? दिमाग, ज्ञान। और फ्री मतलब? फ्री मतलब तो पता ही है ना, मुक्त। मतलब क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग खुद से बताइए। जहाँ ज्ञान क्या है? मुक्त है। जहाँ ज्ञान मुक्त है, इसका बताइए। जहाँ, देखिए वर्ल्ड के साथ क्या लगा है? द। आर्टिकल में पढ़े हैं ना, इसलिए पहले आप लोग को हम आर्टिकल पढ़ाएं, ताकि बीच बीच में निकाल निकाल के पूछते रहें, बताइए यहाँ पे जो लगा है सही है। कहीं कहीं पे हम गलती भी कर देंगे और पूछेंगे बताइए सही लाइन है, और नहीं बताइए तो चुरेंगे पकड़ के। तो देखिए पहले हम पढ़े, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। ये थोड़ा ऊपर से गया होगा, क्यों गया होगा? क्योंकि आपको इसका वर्ड मीनिंग नहीं पता है। अब धीरे धीरे हम लोग तोड़ते हैं इसको। वाल्स मतलब क्या होता है? दीवार। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। बच्चा में याद किया ना, डोमेस्टिक एनिमल, काउ कैट, तो मतलब क्या? घरेलू जानवर। यानी कि डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया? घरेलू। नैरो, नैरो मतलब होता है सांकरा। सकरा समझते हैं ना, छोटा छोटा जो गली रहता है, सकरा। फ्रेगमेंट मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, स्मॉल पीस। फ्रेगमेंट का हिंदी क्या हो जाएगा? स्मॉल पीस, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है। अब ब्रोकन, ब्रोक का भीतरी है, यानी कि टूटा हुआ या फिर टूटना। ब्रोकन मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। अब देखिए कैसे आप लोग हिंदी बता दीजिएगा। पहले एक बार इंग्लिश हम मेरे साथ पढ़िए, बोलिए वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन broken fragments by narrow domestic wall.
अब इसका हिंदी आप लोग खुद से करने का प्रयास करिए। देखिए, जहाँ दुनिया, पहले सुनिए, जहाँ दुनिया, अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो मेरा एक सेंटेंस यहाँ से चला है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है, फिर इसको जोड़ा कौन है? बाय। इस वाले को जोड़ा कौन इस सेंटेंस में? बाय। यानी कि ये पूरा एक सेंटेंस है। तो पहले हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी करेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या हो जाएगा हिंदी, जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है। नॉट मतलब नहीं है, समझ में आया? जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है। किससे नहीं टूटा हुआ है? तो सकरा घरेलू दीवार से, सांकरा घरेलू दीवार से, नैरो डोमेस्टिक वाल से। बात समझ में आया? तो वहाँ क्या होगा? तो वेयर मतलब जहाँ, वर्ड मतलब वर्ड, वर्ड बता, शुरुए दिन तो बताए थे। वर्ड मतलब शब्द। कम आउट मतलब क्या होता है? बाहर आना। आउट मतलब क्या होता है? बाहर। कम मतलब आना, यानी कि बाहर आना। फ्रॉम द डेप्थ, देखिए डेप्थ मतलब होता है गहराई, डेप्थ मतलब गहराई। और ट्रूथ मतलब क्या होता है? सच या सच्चाई। तो वहाँ पे क्या होगा? जहाँ सच का गहराई से शब्द क्या होता है? बाहर आता है। आया समझ में? इसके बाद हम लोग इसके बाद वाला लाइन को पढ़ेंगे। अब मिला जुला कि ये जो पोयम लिखा गया है, जो लिरिक्स लिखा गया है, ये आज़ादी के समय लिखा गया है। ये इंडियन लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग अपना देश के लिए लड़िए। बात समझ में आया? क्यों लड़िए? क्योंकि जहाँ पे मन बिना डर के है वहाँ पे लोग सिर उठा करके जीता है। जहाँ पे ज्ञान मुक्त है, जहाँ पे दुनिया जो है वो संकरा घरेलू दीवार के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ नहीं है, जहाँ पे शब्द जो है वो सच का गहराई से बाहर निकलता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? एक बार केवल आप लोग हिंदी बता दीजिए हमको तो समझ लेंगे कि आप लोग सीख गए, है ना? तो एक बार केवल हम हिंदी बताते हैं, आप लोग उसके बाद एक एक करके बताइएगा, ठीक है? पहले वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं, बताइए, बिना बोर्ड देखे बताइए, क्योंकि याद हो गया होगा अभी ही। डोमेस्टिक का हिंदी घरेलू, नॉलेज का हिंदी ज्ञान। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, स्पेलिंग याद करने का सिंपल ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, फ्रेगमेंट, फ्रे हो गया, फ्रेग जी लगा दिए, या फिर फ्रेग, FRAG फ्रेग, FRAG फ्रेग नहीं आया जाएगा। उसके बाद आप मेंट लगा दीजिए, MENT मेंट। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का हिंदी क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा। फ्रेगमेंट का हिंदी छोटा छोटा टुकड़ा। फ्रेगमेंट का हिंदी छोटा छोटा टुकड़ा। फ्रेगमेंट का हिंदी, फ्रेगमेंट का हिंदी, फ्रेगमेंट का हिंदी। अब इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। फ्रेगमेंट, मेंट, मेंटोस टॉफी आता है ना, मेंटोस टॉफी छोटा छोटा आता है ना, तो फ्रेगमेंट का हिंदी क्या आ जाएगा? छोटा छोटा टुकड़ा। समझ में आया? डोमेस्टिक का हिंदी, विथ आउट का हिंदी, विथ आउट के बिना, विथ आउट का के बिना, फियर का डर, नॉलेज का ज्ञान, नैरो का सांकरा, नैरो का सांकरा, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, ट्रूथ मतलब सच, ट्रूथ मतलब सच, वाल मतलब दीवार। याद हुआ कि अभी भी दिक्कत है? अब केवल हिंदी समझिए, क्या हो जाएगा हिंदी? जहाँ मन बिना डर के है और सिर जो है वो क्या है? ऊंचा है। जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ दुनिया जो है वो सकरे घरेलू दीवार के छोटे छोटे टुकड़े में टूटा हुआ नहीं है, जहाँ शब्द जो है वो सच के गहराई से निकलता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब है, अभी आप देखिए, हर एक दूसरा कंट्री में जाने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है ना। मतलब सारा दुनिया क्या हो गया? एक कमरा जैसा बन गया है, कोई छोटा कमरा है, कोई बड़ा कमरा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे लोग पढ़ा लिखा है, जहाँ पे ज्ञान है, वहाँ पे इस प्रकार का दीवार नहीं है। जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये सब में इतना ज़्यादा कंजेस्टेड बॉर्डर नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में आप बॉर्डर पे जाइएगा, गोली मार देगा अगर घुसने का प्रयास करिएगा। तो वो सब देश में ऐसा नहीं है, नॉर्मल चेक होता है बस, जैसे भारत और नेपाल के बीच में है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ पे बॉर्डर का कोई इशू नहीं है। बात समझ में आया? हिंदी समझ में आ गया ना? अब लिखिए इसको, हिंदी केवल लिखना है, इंग्लिश मत लिखिएगा, लिखिए। और लिखने का एक सिंपल ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। जैसे अभी हम आपको बोलेंगे जहाँ, अब जैसे आपको जहाँ का इंग्लिश नहीं पता तो तुरंत ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वेयर। जहाँ मन, अब जैसे आपको मन का इंग्लिश नहीं पता, लिख लीजिए माइंड। जहाँ मन, डर, और डर का नहीं पता तो लिख लीजिए FEAR फियर।
जहाँ मन डर के बिना है। लिखिए, इसी प्रकार से लिखना है। जिसका इंग्लिश नहीं पता होगा उसके बगल में ब्रैकेट में घुसा देना ताकि आपको समझ में आए कि इसका क्या है मतलब। जहाँ मन डर के बिना है, जहाँ मन डर के बिना है और सिर ऊंचा है, और सिर ऊंचा है। जहाँ मन डर के बिना है और सिर ऊंचा है। हो गया। अब लाइन चेंज कर दीजिए, ये सेमी कॉलम दीजिए और लाइन चेंज कर दीजिए। सेमी कॉलम मतलब कोमा के ऊपर बिंदा दे दिए, लाइन चेंज करिए और लिखिए जहाँ ज्ञान, लाइन चेंज नीचे से, जहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। और कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। तो इसमें घबराना नहीं है कि बोले गलत बता रहे हैं कि जहाँ कहाँ से आप बता दिए, तो जहाँ भी होता है। जहाँ ज्ञान, अब जिसको ज्ञान का मतलब इंग्लिश नहीं पता ब्रैकेट में लिखिए नॉलेज। जहाँ ज्ञान मुक्त है, मुफ्त, जहाँ ज्ञान मुफ्त है। हो गया। फिर सेमी कॉलम दीजिए, जहाँ ज्ञान मुफ्त है, सेमी कॉलम दीजिए इस प्रकार से, कोमा के ऊपर बिंदा। फिर लाइन चेंज करिए, जहाँ दुनिया सांकरे, आई कार्ड लगा दीजिएगा, सांकरे घरेलू दीवार, ब्रैकेट में इंग्लिश लिख दीजिएगा नैरो डोमेस्टिक वाल। जहाँ दुनिया सांकरे घरेलू दीवारों, एस लगा हुआ है वाल में तो दीवारों या दीवारें। जहाँ दुनिया सांकरे घरेलू दीवारें, लिखे दीवारें। अब ब्रैकेट में इसका इंग्लिश लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका मतलब। नैरो डोमेस्टिक वाल, दीवारें। बाय का मतलब होता है के द्वारा, दीवारें के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में, के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा नहीं है। हो गया। फिर से सेमी कॉलम दीजिए और लाइन चेंज करिए, सेमी कॉलम दीजिए, लाइन चेंज करिए। जहाँ शब्द सच के गहराई से निकलते हैं, जहाँ जहाँ शब्द सच के गहराई से निकलते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। टायरलेस मतलब हो जाएगा अथक, जहाँ अथक प्रयास, स्ट्रेचेस मतलब होता है खींचना, और परफेक्शन मतलब होता है पूर्ण या पूर्णता। अंतिम पैराग्राफ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हो गया जहाँ पे अथक प्रयास जो है वो परफेक्शन की और यानी कि पूर्णता की और अपने बाजू को क्या करता है? खींचता है। पूर्णता, परफेक्शन का हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्णता। अब इसको याद करना सिंपल है। परफेक्शन से आपको परफेक्ट दिख रहा है क्या? तो परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो पूर्ण का पूर्णता, नया बात बुझे? तो परफेक्शन का हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्णता। परफेक्शन का पूर्णता। तो क्या बोला गया? तो वेयर टायरलेस। देखिए, टायरलेस, टायर मतलब होता है थका हुआ, लेस मतलब होता है थका हुआ नहीं है, मतलब अथक हो गया। जहाँ अथक प्रयास, पूर्णता, टुवार्ड का हिंदी होता है की और, ये अभी आपको बहुत जगह मिलेगा। जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की और, आर्म्स मतलब होता है बाजू, पूर्णता की और बाजू को क्या करता है? खींचता है। बात समझ में आया? लाइन खत्म। जहाँ क्लियर मतलब क्या होता है?
नहीं, क्लीन नहीं है, ये क्लियर है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट या फिर साफ। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? स्ट्रीम मतलब धारा, और ऑफ का हिंदी आप लोग को पता होगा। रीजन मतलब होता है तर्क, रीजन मतलब तर्क या फिर कारण, जो बोलिए, लेकिन यहाँ पे सेट कर रहा है तर्क, इसलिए हम तर्क लिखे हैं। वे मतलब होता है उसका अपना रास्ता, पथ। कहाँ कहाँ? तो डियरली डेजर्ट सेंड, यानी कि वीरान। डेजर्ट सेंड मतलब हो जाएगा रेगिस्तान, यानी कि वीरान रेगिस्तान। और डेड, डेड मतलब क्या होता है? डेड मतलब मरा हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको जिस मरा हुआ मतलब क्या? जिसमें प्राण नहीं है, यानी कि निष्प्राण। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? निष्प्राण। और हैबिट मतलब क्या होता है? हैबिट मतलब आदत। ये सब सिंपल सब याद रखना है आपको। तो यहाँ तक पहले हम लोग हिंदी ध्यान से समझते हैं। क्या हो जाएगा? जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की और बाजुओं को क्या करता है? खींचता है। जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा, जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा अपने रास्तों से भटकता नहीं है। लॉस्ट मतलब होता है खोना या फिर भटकना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खोना। जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा अपने या इसके रास्तों में भटकता या खोता नहीं है। लॉस्ट मतलब खोना या खो गया कुछ, जिसने बोलते हैं लॉस, लॉस मतलब खो गया। बात समझ में? एक लॉस मतलब हानि होता है, लेकिन ये टी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मतलब खोना। तो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? चलिए हम पहले यहीं तक पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए परफेक्शन का हिंदी क्या होगा? परफेक्शन पूर्णता। परफेक्शन का पूर्णता। टुवार्ड का की और, टुवार्ड का की और, टुवार्ड का की और, टुवार्ड का की और। समझ में आ गया? अब उसी प्रकार से टायरलेस का हिंदी क्या हो जाएगा? अथक। टायरलेस का अथक। स्ट्रीम का नहीं, धारा। स्ट्रीम का धारा। रीजन का तर्क, रीजन का तर्क, रीजन का तर्क। उसके बाद अगर हम पूछेंगे क्लियर का, समझ में आ रहा है ना? अब इसको आप जोड़ जाड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? जहाँ अथक प्रयास, अब चलिए पीछे, पूर्णता की और बाजुओं को क्या करता है? खींचता है। जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा इसके रास्तों में भटकता या फिर खोता नहीं है। कहाँ नहीं खोएगा वो? तो देखिए, वीरान रेगिस्तान में और निष्प्राण आदत में। बात समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा, अब पीछे से चलिए, निष्प्राण आदत के वीरान रेगिस्तान में इसके रास्तों में खोता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, डेड का हिंदी क्या होता है? निष्प्राण। हैबिट का हिंदी आदत। तो डेड, डेड हैबिट का क्या हो जाएगा? निष्प्राण आदत। और अगर हम बोलेंगे डियरली डेजर्ट सेंट का हिंदी, तब क्या हो जाएगा? वीरान रेगिस्तान। वीरान रेगिस्तान समझते हैं ना? कुछ नहीं, एकदम खाली है बालू के सिवाय। तो यहाँ तक का हिंदी में किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़िए, बताइए। वेयर मतलब हिंदी जहाँ, मन, माइंड, ठीक है। देखिए, लीड मतलब होता है नेतृत्व करना। हाँ, नेतृत्व करना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय थी। अब यहाँ पे थी जो है आपको याद रखना है, ये 12th का इंग्लिश में भी आएगा, योर होता है। ये ओल्ड इंग्लिश का है ये वर्ड, इसलिए यहाँ पे थी लिखा गया। तो थी मतलब क्या? योर। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जहाँ मन आपके द्वारा, योर मतलब आपके, यू भी आप लिख सकते हैं, आपके द्वारा क्या हो रहा है? नेतृत्व हो रहा है। जहाँ मन आपके द्वारा नेतृत्व हो रहा है। फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे आप लोग को कोई फ़ोटो भेजता है व्हाट्सएप पे, तो आप जब उसको शेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको फॉरवर्ड का आंसर आता होगा, ऑप्शन आता होगा। तो फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आप इसको आगे बढ़ाइए, ये ना होता है। तो फॉरवर्ड का हिंदी क्या हो गया? आगे बढ़ाना। यानी कि जहाँ पे मन जो है वो आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में क्या हो रहा हो? आगे बढ़ रहा हो। किस चीज़ में? तो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? अभिनय। और थॉट्स मतलब क्या होता है? विचार। और एवर वाइडनिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा
एक्सटेंडिंग हो जाएगा, मतलब सदा बढ़ते रहना, ये बहुत बढ़ना, बहुत बढ़ना। एवर वाइडनिंग मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जहाँ मन आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता है, किस चीज़ में, तो विचार और अभिनय में सदा ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इनटू डेट हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता या फिर आज़ादी, यानी कि आज़ादी, बताइए हिंदी के। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग, जहाँ आज़ादी का स्वर्ग। माई फादर, माई फादर मतलब नहीं, मेरे भगवान, यहाँ पे फादर मतलब भगवान, मेरे भगवान। लेट माई कंट्री अवेट, यानी कि मेरे कंट्री को आप क्या करिए, जगा दीजिए, क्योंकि भारत उस समय क्या था, गुलाम था ना। तो ये भगवान को बोल रहा है कि आज़ादी के स्वर्ग में हे मेरे भगवान, मेरे देश को क्या करिए। चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, घर जाना है, अंग्रेजी का बुक खोलना है, वेयर इज़ द माइंड विदाउट फियर निकालना है, और एक एक करके आपको उसका लाइन पढ़ना है। अगर आप हिंदी कर पा रहे हैं, लेकिन पहले नहीं घुस जाइएगा उसी में, पहले आप घर में बैठ करके 5 मिनट इसका वर्डनिंग पढ़िएगा। बात समझ में आया, याद तो हो ही गया होगा, जो 2-3 ठो बचा होगा वही हमको लगता है याद करना होगा। हेवन का हिंदी, हेवन का स्वर्ग, यही तो है, अभी जस्ट बताएं। हेवन का, हेवन का, हेवन का स्पेलिंग बताइए, HEAVEN हो जाएगा ना, हेवन का हिंदी, हेवन का स्वर्ग, फ्रीडम का स्वतंत्रता या फिर आज़ादी, माई फादर मतलब क्या, भगवान, और अवेक मतलब जगाना, अवेक मतलब जगाना। समझ में आया, लिखिए फटाफट हिंदी। जहाँ अथक प्रयास, अंग्रेजी लिखते चलिएगा हिंदी के बगल में, जहाँ अथक प्रयास, जहाँ अथक प्रयास हाँ, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर बाजुओं को खींचता है, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर बाजुओं को खींचता है, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर बाजुओं को खींचता है, खींचना का क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेच, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेच। जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर, हाँ, और बाजुओं को खींचता है, सेमी कॉलम दीजिए, लाइन चेंज करिए, खींचता है, सेमी कॉलम देके लाइन चेंज करिए। जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा, जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा, तर्क का इंग्लिश रीजन, REASON, जहाँ तर्क का स्पष्ट धारा, स्पष्ट धारा, क्लियर स्ट्रीम हो गया। अब पीछे से चलिए, वीरान निष्परान आदत, निष्परान आदत, इंग्लिश भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, निष्परान आदत, निष्परान आदत, इंग्लिश लिखे, के वीरान रेगिस्तान में, इंग्लिश भी लिख दीजिएगा, डेयरली डेजर्ट सैंड, वीरान रेगिस्तान में इसके रास्ते नहीं खोता है, नहीं खोए, इसके रास्ते नहीं खोए, इसके रास्ते नहीं खोए। चलिए सेमी कॉलम दीजिए, वीरान रेगिस्तान में इनके रास्ते नहीं खोए। जहाँ मन, अगला सेमी कॉलम देखिए, अगला, जहाँ मन, जहाँ मन, जहाँ मन आपके नेतृत्व में बढ़ता है,
आपके नेतृत्व में बढ़ता है, आपके नेतृत्व में बढ़ता है विचार और अभिनय में सदा बढ़ता है। विचार और थॉट्स, विचार और अभिनय में सदा बढ़ता है। विचार और अभिनय में, अरे आपका दीदी आई है, पैर का काट ली, वो टूटा था तो बताइए कब डेट पूरने वाला था? डेट कब पूरने वाला था? 12 को, आज ही काट लिया। लिखे, लिख लिए ये वाला? हाँ, बढ़ता है, सदा बढ़ता है, सदा हो जाएगा। लिख लिए, एवर वाइटनिंग, सदा बढ़ता है। उसका हाइफन दीजिए, डैश डैश। देखिए सुनिए, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कोमा। और इस कोमा के ऊपर बिंदा रहेगा तो सेमी कोमल, सेमी कॉलम। इसको क्वेश्चन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं। इसको फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप, पहला दिन बताया था ना। और अगर आपको ये छोटा सा दिखेगा तो इसको बोलिएगा हाइफन। क्या बोलना है? हाइफन। अगर आप ये बड़ा सा दिखेगा तो इसको बोलिएगा डैश। बात समझ में आया? इसको डैश और इसको हाइफन। समझ में आ रहा है ना? तो दीजिए, डैश दीजिए, दे दिए। उसमें लिखिए, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे ईश्वर, हे ईश्वर देश को जगा दे। जगाना का अवेक, हे ईश्वर देश को जगा दे। हो गया, देश को जगा दे। आप लोग अब इंग्लिश लिखिए, मेरा पढ़ाया हुआ हो गया और कल जो होमवर्क दिए उसको करके आइएगा।